Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you're fine. आज हम स्टडी करेंगे एसएसटी की क्लास 6 का हमारे अतीत का पार्ट 1। टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम कार्बन 14 के द्वारा जान सकते हैं। अर्थात जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो किसकी सहायता से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? कार्बन 14 के द्वारा। वो जानते हैं कि प्राचीन समय में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कृषक थे या शासक थे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। यानी कि उस समय के घर कच्ची ईंटों के बने थे या घास फूस के बने हुए थे। हम आखेटक क्या होते हैं? शिकारी। उस समय लोग आखेटक थे या शिकारी थे। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस समय के लोग पशुपालक थे या कृषक थे, इसकी जानकारी हम कार्बन 14 के द्वारा जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। जैसे इस समय के बच्चे खिलौनों से खेलते हो ना आप लोग, उसी तरह उस समय भी कुछ खिलौने होते होंगे। इनकी जानकारी पुरातत्वविद कार्बन 14 से जानते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, ये सब जानकारी हमें इनके द्वारा प्राप्त होती है। पुरातत्वविद जो खोज करते हैं उनके द्वारा। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा में परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेटक शिकार भी करते थे। आखेटक मीन्स शिकार करना। प्राचीन समय में कई जगहों पर गेहूं और जौ की भी खेती की जाती थी। उसके भी साक्ष्य मिले हैं। उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? जैसे ये यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये जो हमारा उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, यहाँ पे सुलेमान और गिरदर की पहाड़ियाँ थी। वहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात वहाँ पे गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जैसे अब हम अपने कोई कार्य है उसको करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, उस समय भी लोग अपने कार्य करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। या तो किसी चीज़ की खोज करने के लिए या फिर वहाँ पे कोई आपदा आ गई है उससे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी
प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्योंकि ये तो है नहीं भाई एक जगह ही हमें अब सब चीज़ें प्राप्त हों। हमें अपनी मूल्यवान वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जानी पड़ती थी, और वहाँ से जो अपनी जगह पर हमें वस्तुएं नहीं मिलती थी वो हम दूसरी जगह से कलेक्ट करके लेके आते थे। जो हमारे उस टाइम के धार्मिक गुरु थे वो भी लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। अर्थात जैसे पुर्तगाली यात्री भारत आए थे तो उन्होंने भारत की खोज की, उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे भारत नाम का कोई देश है। इसी प्रकार यदि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो उन्हें कैसे पता चलता कि भारत नाम का भी कोई देश है। वास्को डी गामा भारत आए थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, क्योंकि सभी जगहों की सभ्यता अलग अलग थी और वो एक जगह से दूसरी जगह आते थे तो वहाँ की सभ्यता अपने साथ लेकर आते थे और यहाँ की सभ्यता वहाँ पर लेकर जाते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज भी लोग यात्राएं करते हैं, तो उसका क्या कारण है? पहाड़ियाँ, पर्वतों और समुंदर इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये सीमाएं बहुत ही कठिनाई भरी होती थी, इसलिए इनको पार करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। भारत नाम की जानकारी हमें ऋग्वेद से और अभिज्ञान शाकुंतलम से भी मिलती है। भारत के लिए भारत तथा इंडिया जैसे नामों का प्रयोग किया जाता था। देश के नाम पर अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? यह इंडस नामक शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, उत्तर पश्चिम कौन सा हिस्सा हो गया? कौन सा हिस्सा है? जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम से जो ईरानी और यूनानी हमारे देश में आए थे उन्होंने ही सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस या हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो ये उत्तर पश्चिम का हिस्सा है इसमें भरत नाम का कबीला था और वहाँ पर भरत नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके नाम पर भी कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और ये इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और ये भी मान्यता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कि जो शाकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था भरत, उसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा।
स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो प्राचीन समय में पुस्तकें लिखी गई थी लेखकों के द्वारा, उससे भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन उनसे हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उनमें जो राइटर है वो एक पुस्तक लिखता था और उसी की प्रिंट करके कोई दूसरा राइटर बुक लिखेगा तो उसमें वो अपनी वर्डिंग चेंज कर देता था, इसलिए वो सटीक जानकारी नहीं मिलती। कई बार जो राजा के दरबारी कवि थे वो भी पुस्तकें लिखते थे, तो वो अपने राजा की बुराइयों को भी छिपाते थे और अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। यदि कोई राजा युद्ध में हार जाता था तो उसका वर्णन वो नहीं करते थे, लेकिन जीत को बढ़ा चढ़ा कर करते थे। फिर भी हमें इनसे कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, अर्थात जो हाथ से लिखा गया है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भोजपत्र आप यहाँ पे देख सकते हो। अभिलेखों से भी हमें प्राचीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन समय के बारे में जानने के लिए अभिलेखों से भी जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख कैसे लिखे जाते थे? ये लोक सतह पर विशेष तरीके से लिखे जाते थे, जो आज भी उन सतहों पर उत्कीर्ण हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि ताकि लोग इन्हें देख सके और पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। ये अभिलेख इस तरह लिखे जाते थे, ये आप चित्र में देख सकते हो, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। अर्थात जो राजा महाराजा उनके बारे में तो हमें अभिलेखों से जानकारी मिल जाती थी, लेकिन जो आम जनता है उसके बारे में क्या जानकारी कैसे होते हैं? उनके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिए पराये शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? अर्थात कठोर सतहों पर जो लेख लिखवाते थे वो आज भी उसी तरह से विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पुरातत्वविद। जो वस्तुओं का अध्ययन करता था उन्हें पुरातत्वविद कहते थे। पुरातत्वविद पत्थर अथवा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ये औजारों, हथियारों और बर्तनों का भी अध्ययन करते थे, जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। वो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे और उनसे भी कार्बन 14 की मदद से पता चलता था कि ये पशु या पक्षी
किस समय के थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तिथियों का मतलब। तिथियों का क्या मतलब है, यानी कि हम तिथियों को कैसे निकालते हैं, क्योंकि कुछ हमें BC में लिखी मिलती है, कुछ AD में। डियर स्टूडेंट, अब हम तिथियों का मतलब जानते हैं, अर्थात तिथियों का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ जगह पर हमें BC लिखा मिलता है और कई जगह हमें AD लिखा हुआ मिलता है। जैसे ये हम कैसे पता लगाते हैं, इसको हम ईसा मसीह के जन्म से लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद एनो डोमिनी बोलते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और तारीख बताओगे, जैसे इस टाइम 2020 है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे हमें हड़प्पा काल की जानकारी 4700 वर्ष पूर्व मिली, तो इसको निकालने के लिए हमें इसमें से 2000 माइनस करना पड़ेगा। इसकी जानकारी हमें 2700 वर्ष पूर्व हुई। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC अर्थात हिंदी में जो हम ईसा पूर्व लिखते हैं उसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी हम AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE यहाँ पे समझते हैं, जैसे CE इसकी जगह पर हम कभी कभी BC की जगह पर BCE भी लिखा हुआ पाते हैं। CE का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा अर्थात बिफोर पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग करते हैं, ग्रेगोरियन, जो अधिकतर देशों ने अपना लिया है। भारत में भी इस रूप का अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही प्रयोग किया जाता है।
लगभग 200 वर्ष पूर्व यह कैलेंडर आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। BP बिफोर प्रेजेंट। आज हमने पढ़ा SST में हमारे अतीत का चैप्टर फर्स्ट। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसको अब एक बार बुक से रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो हमें क्वेश्चन आंसर करने में भी आसानी रहेगी। इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप घर पर रीड ज़रूर करना। ओके, थैंक यू। Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you are fine. Students, कल हमने क्लास 6 का SST का फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। आई होप आपने उसे घर पर रीड किया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रहण का क्षेत्र था। मगध। मगध पहला बड़ा राज्य था। प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे। मगध उनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था। गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये गारो और खासो जयंतिया, उन पहाड़ियों में आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में 4700 ईसा पूर्व प्रथम नगर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो फले फूले 2700 ईसा पूर्व थे। गंगा घाटी। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर मिले हैं। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक अंतर बताओ। अर्थात पांडुलिपियों और अभिलेखों में क्या क्या अंतर थे। पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ कैसे लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी। ये जो ताड़ के पत्थर थे, उनको पीट पीट के कागज़ की तरह बनाया जाता था और उन पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था, खोद कर लिखा जाता था। अर्थात पांडुलिपियाँ समय के साथ साथ कुछ नष्ट भी हो गई हैं, लेकिन अभिलेख वो पत्थर पर लिखे जाते थे, इसीलिए आज भी सुरक्षित हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। अर्थात जो हम पांडुलिपियाँ और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, उनसे तो हमें इसकी जानकारी मिलती ही है, साथ में जो उस प्राचीन समय के ईंट और पत्थर मिले हैं, उनसे बनी हुई कुछ इमारतें हैं, चित्र हैं, मूर्तियाँ, औजार, हथियार हैं, उनसे भी हमें प्राचीन समय की जानकारी मिलती है।
डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी वस्तुओं की खोज करते हैं और उनकी जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? जो हमें नीचे एक सूची बनाकर दी गई है, हमें क्या बताना है कि उनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनाई जा सकती हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं: सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। इनमें से सिक्कों को हम पत्थर से नहीं बना सकते। हथियारों को पत्थरों से बनाया जा सकता है, क्योंकि जो प्राचीन काल में पाषाण काल था, वो पत्थरों से बनने वाले औजारों के कारण ही उसका नाम पाषाण काल रखा गया। आभूषणों को पत्थर से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पत्थर का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आभूषण पत्थर से नहीं बनाए जा सकते। चित्र और मूर्तियाँ पत्थर से बनाई जा सकती हैं, क्योंकि हम मंदिरों में भी देखते हैं कि मूर्तियाँ अधिकतर पत्थर से बनी होती हैं। औजारों को भी पत्थर से बनाया जा सकता है। हड्डियाँ पत्थर से नहीं बनती। पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। इमारतों को पत्थर से बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हथियार, मूर्तियाँ, औजार और इमारतें, इन्हें हम पत्थर से बना सकते हैं। स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? इसका अर्थ है कि हमें अपनी राय बतानी है कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। इसका पॉइंट 1 है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे कि उनका विवरण तैयार किया जाए, अर्थात वे अपने कार्यों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी न हों। उस टाइम पे हो सकता है कि राजा महाराजाओं तक ही पढ़ाई लिखाई के साधन हों। यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो, अर्थात जो शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जाते थे वो ज़्यादा खर्चीले हों। राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। उस प्राचीन समय में राजाओं और किसानों के जीवन में क्या क्या अंतर होता था? इसका आंसर है, राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था। अर्थात राजाओं का जीवन में सुख समृद्धि होती थी, जबकि किसानों को दिन रात काम करना पड़ता था। आज के समय में भी हम देखते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है उसका जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा हुआ होता है। उन्हें दिन रात अपने खेतों में काम करना पड़ता है। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। किसान अपनी विजयों को
शिलालेखों और अभिलेखों पर खुदवाते थे, जबकि किसानों के पास या तो इतना समय ही नहीं होता था, या वे इसमें रुचि नहीं लेते थे, या हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ना हो, इसीलिए वे अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 है, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। शिल्पकार कौन होते हैं? जो किसी वस्तु को बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शिल्पकार। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री और पुरुष या फिर स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किए जाते थे? हस्तशिल्प, हस्तशिल्प जो हम हाथ से कार्य करते हैं, वो हो सकता है प्राचीन समय में स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किए जा सकते हैं। ये हम केवल एक काल्पनिक आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। पुरातत्वविद केवल जो उस टाइम पे की वस्तुएं मिली हैं उनके आधार पर अपनी राय देते हैं। भवन शिल्प, भवन शिल्प पुरुषों द्वारा बनाए जाते थे। मूर्ति शिल्प, मूर्तियाँ हो सकता है स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा बनाई जाती हूँ। काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प क्या होता है? जो हाथ के द्वारा तैयार किया हुआ सामान होता है उसे काष्ठ शिल्प कहते हैं। जैसे आज के टाइम में राजस्थान का शिल्प काष्ठ बहुत प्रसिद्ध है। धर्म शिल्प, धर्म शिल्प हो सकता है पुरुषों के द्वारा ही संपन्न किया जाता हो। धर्म पर आधारित कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? इसका आंसर है, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। पॉइंट 1 है धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर। धार्मिक मान्यताओं पर जैसे धर्म पर आधारित पुस्तकें बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म पर और हमारे हिंदू धर्म पर रामायण और महाभारत लिखी गई। इसका पॉइंट 2 है राजाओं के जीवन पर। राजाओं के जीवन पर जैसे राजा हर्ष के जीवन पर लिखी पुस्तक हर्षचरित। औषधियों तथा विज्ञान पर, औषधियों तथा विज्ञान पर लिखी पुस्तक जैसे चरक द्वारा लिखी चरक संहिता। महाकाव्य तथा कविताओं तथा नाटकों पर। महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत। नाटक तथा कविताएं जैसे महाकालिदास द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम। ये प्राचीन समय की लिखी हुई पुस्तकें थी जिन्हें हो सकता है हम आज के समय में पढ़ना पसंद करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने किए चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप इन्हें लर्न करोगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे, जिससे आपको ये चैप्टर लर्न हो सके और अच्छे से समझ भी आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।